हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल हाउस ऑफ लॉ। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे सेक्शन 8 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 8 को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको। कभी भी आप सेक्शन 6 और 7 पढ़ें तो कभी भी सेक्शन 8 को नहीं भूल जाना है आपको। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो सेक्शन 8 है ये सेक्शन 6 और 7 का प्रोविजो है, एक एक्सेप्शन है। सो हम अपना सेक्शन 8 अब स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 8 बात करता है स्पेशल एक्सेप्शंस के बारे में। हम बेट की लैंग्वेज को देखते हैं। देखिए, नथिंग इन सेक्शन 6 और इन सेक्शन 7 अप्लाइज टू सूट्स टू इन्फोर्स राइट्स ऑफ प्रीएम्पशन। जो आपका सेक्शन 6 और सेक्शन 7 है, ये आपके सूट और प्रीएम्पशन पे एप्लीकेबल नहीं होता है। अब सेक्शन 6 और सेक्शन 7 पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ा था। आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं दोनों सेक्शंस की वीडियोस। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये सूट और प्रीएम्पशन, इसका क्या मीनिंग है। अब हम इसको देखते हैं। देखिए, मीनिंग ऑफ प्रीएम्पशन देख लेते हैं। क्या इसका मीनिंग है? अ राइट टू परचेज प्रॉपर्टी बिफोर और इन प्रेफरेंस टू अदर पर्सन्स। एक कोई प्रॉपर्टी थर्ड पर्सन को हम प्रेफर ना करें, मतलब थर्ड पर्सन को ना बेचें, पहले जिसके आसपास हैं उन पर्सन का राइट बनता है उस प्रॉपर्टी को परचेज करने का। ये इसका एक मीनिंग है, जनरल मीनिंग। राइट ऑफ प्रीएम्पशन को हम राइट ऑफ नेबर के नाम से भी हम जानते हैं। और अगर हम इसकी डिटेल देखनी है तो हमारे CPC के ऑर्डर 20 रूल 14 में दे रखा है रूल ऑफ प्रीएम्पशन के बारे में। जो हमारा लिमिटेशन पीरियड है आपका प्रीएम्पशन का, इसका दे रखा है 1 साल का, आर्टिकल 97 ऑफ द शेड्यूल में। हम देखते हैं एग्जांपल ऑफ प्रीएम्पशन का। जैसा आपको दिख रहा है, एक A पर्सन का घर है, एक B पर्सन का घर है और एक C पर्सन का वेकेंट लैंड है, एक खाली प्लॉट है। जो एक A पर्सन है, ये C पर्सन का छोटा भाई है। अब जो ये प्रॉपर्टी खाली लैंड है, यहाँ पर एक जो आपका A पर्सन है, एक सूट ऑफ प्रीएम्पशन का फाइल कर सकता है कि ये प्रॉपर्टी मुझे मिल जानी चाहिए, क्योंकि मैं इसके बिल्कुल मेरा इस प्लॉट से मिलता है, तो ये मुझे प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। अब हो सकता है एक A पर्सन नहीं चाहे तो A पर्सन को नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, तो B पर्सन हो सकता है, B पर्सन भी फाइल कर सकता है सूट कि ये प्रॉपर्टी, सूट ऑफ प्रीएम्पशन का, कि ये प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है, जो C पर्सन है ये खाली A और B को ही बेच सकता है प्रॉपर्टी, ये C पर्सन किसी को भी बेच सकता है, इसके पास ये राइट है, किसी एनी पर्सन को भी प्रॉपर्टी बेच सकता है। बस ये हो गया, ये प्रॉपर्टी किसी और को ना बेचे, खाली जो उसके क्लोज हैं, बिल्कुल क्लोज नेबर्स हैं, उनको प्रॉपर्टी बेच दे। क्योंकि ऐसा नॉर्मली होता ही है, जो आपके एरियाज़ में, लोकेलिटीज़ में थर्ड पर्सन के हम एंट्री नहीं चाहते, जो उसके आसपास मिलते हैं उन्हीं को रहने दें, उन्हीं की प्रॉपर्टी है। सो बस यही होता है एक सूट ऑफ प्रीएम्पशन। आगे देखिए, और शेल बी डीम्ड टू एक्सटेंड फॉर मोर देन 3 years फ्रॉम द सेसेशन ऑफ द डिसेबिलिटी और दैट ऑफ द पर्सन अफेक्टेड देयर बाय। अब इसका क्या मीनिंग है? जब आपकी डिसेबिलिटी खत्म हुई, क्या आपकी पर्सन की डेथ हुई, अब उसके बाद कितना लिमिटेशन पीरियड मिलेगा? खाली आपको 3 साल मिलेंगे। 3 साल से ज़्यादा आपको लिमिटेशन पीरियड नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको कोई एक्सटेंशन पीरियड नहीं होगा। इसी चीज़ को बताता हूँ एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए 12 साल का लिमिटेशन पीरियड दे रखा था और 11 साल उस पर्सन को उस डिसेबिलिटी से उभरने में लग गए। 11 साल तक मान लीजिए वो माइनर था, मेजर होने में उसको 11 साल लग गए। अब 1 साल उसके पास बच रहा है। अब उसको लिमिटेशन पीरियड कितना मिलेगा? डिसेबिलिटी खत्म होने का 12 साल फिर से मिलेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग, क्या नहीं मिलेंगे? नो। अब यही चीज़ उसको सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग उसको 12 साल नहीं मिलेंगे। उसको कितने साल मिलने चाहिए? अकॉर्डिंग सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग उसको खाली मिलेंगे 3 साल। पहला उसके पास 1 साल तो पहले ही बच रहा था, क्योंकि 12 साल तक का था लिमिटेशन पीरियड, 11 साल उसको मेजर होने में लगे, 1 साल अभी बच रहा, तो उसको 2 साल और मिल जाएंगे एडिशन। तो हमें कुल मिला के 3 साल हो जाएंगे उसके अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 के तहत। अब आपको क्वेश्चन अराइज यही होगा, यार हम तो सेक्शन 6 में यही पढ़ के आए, उसका लिमिटेशन पीरियड डिसेबिलिटी होने के बाद उसको फिर मिलेंगे 12 साल। नो, मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो सेक्शन 8 है ये सेक्शन 6 और 7 का प्रोविजो है, एक एक्सेप्शन है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखिएगा, कभी आप सेक्शन 6 और सेक्शन 7 पढ़ें तो सेक्शन 8 को आपको नहीं भूल जाना है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा इस बात को। अभी जो ये 3 year का कॉन्सेप्ट है, मैं इसको और अभी एग्जाम्पल से आपको और बताऊंगा अभी अच्छे से और डिटेल में। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, अभी और सब चीज़ें आएंगी आगे देखिए इसी में बेट की लैंग्वेज को। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन। अब ये सेक्शन 8 किस पर एप्लीकेबल होता है? आपकी सूट पर एप्लीकेबल होता है और आपके एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन कौन सी? एक्सिक्यूशन एप्लीकेशन पर, जैसे आपका सेक्शन 6 एप्लीकेबल होता है, जैसे आपका सेक्शन 7 एप्लीकेबल होता है। चलिए कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, हमें क्या ध्यान रखने की जरूरत है सेक्शन 8 में। क्या हम ये भी कह सकते हैं क्या रिलेशनशिप है बिटवीन सेक्शन 6, 7 और 8 में? देखिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्शन 6, 7 एंड 8 हैव टू बी रीड टुगेदर। जो आपका सेक्शन 6 है, कि 7 है, कि 8, हमें उनको तीनों को एक साथ पढ़ना, कंबाइंड स्टडी करनी है। ये कौन से केस में बोला गया था? बाइलोचन करण वर्सेस बसंत कुमारी नायक AIA 1999 SC 876 के केस में बोली गई थी ये लाइन।
आगे देखिए, सेक्शन 8 इज एंसिलरी टू एंड रेस्ट्रिक्टिव ऑफ द कंसेशन ग्रांटेड इन सेक्शन 6 एंड 7। बेसिकली जो सेक्शन 8 एक सपोर्टिव सेक्शन है और एक रेस्ट्रिक्शन लगाता है कौन से सेक्शंस में, 6 और 7 में, क्योंकि सेक्शन 6 और 7 में बहुत कंसेशन दे दी, एक रिलीफ दे दी कि आपका डिसेबिलिटी में तो आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट, ये एक आपका रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है आपका सेक्शन 8। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, सेक्शन 8 इज इन द नेचर ऑफ ए प्रोविजर टू सेक्शन 6 एंड 7। जैसे मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, ये सेक्शन 8 है जो आपकी एक प्रोविजर आपका सेक्शन 6 और 7 का। अब ये कौन से केस में बोला गया था, देखिए दर्शन सिंह वर्सेस गुरुदेव सिंह AIR 1995 SC 75 के केस में बोला गया थी कि आपका ये सेक्शन 8 है आपका प्रोविजर ऑफ सेक्शन 6 एंड 7 का। आगे देखिए, सेक्शन 6 शुड बी रीड स्पेसिफिकली विथ सेक्शन 8 विच कंट्रोल्स इट। जो आपका सेक्शन 6 है हमें स्पेसिफिकली आपका सेक्शन 8 के साथ पढ़ना है, क्योंकि जो सेक्शन 8 है ये आपका सेक्शन 6 को कंट्रोल करता है। क्योंकि हम सेक्शन 6 में पढ़ते हैं, यहाँ पे डिसेबिलिटी के खत्म होने के बाद फिर से उसको टाइम मिलेगा। अब कितना टाइम मिलेगा, वहाँ तो हम कह देते हैं वापस से पूरे साल मिलेंगे, बट यहाँ ये कहता है सेक्शन 8 के तहत उसको उतना टाइम मिलेगा। जैसे हम सेक्शन 8 में पढ़ के आए 3 ईयर्स ही मिलेंगे उसको मैक्सिमम, ये बात बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए, अगर आपने ये समझ लिया तो आपको सेक्शन 8 का 3 ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अंडर सेक्शन 8 द पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू एन एक्सटेंड ऑफ 3 ईयर्स। सेक्शन 8 के तहत आपको मैक्सिमम लिमिटेशन पीरियड कितना मिलता है, 3 ईयर्स का, आफ्टर द सेसेशन ऑफ डिसेबिलिटी कह लीजिए कि डेथ के बाद। आगे देखिए, इफ अंडर द ऑर्डिनरी लॉ आउट ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब, जब आपका ऑर्डिनरी लिमिटेशन पीरियड दे रखा था वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है, तब क्या ये कह लीजिए there remains a period of less than 3 years for bringing the suit। अगर मान लीजिए ऑर्डिनरी लिमिटेशन पीरियड 3 साल से कम का बच चुका है, तब इन दोनों केस में एक तो समाप्त हो चुका है कि 3 साल से कम का समय बच चुका है, तब आपको 3 साल मिलेंगे, मैक्सिमम 3 ईयर्स मिलेंगे। चलिए इन सब बातों को हम 3 एग्जाम्पल से समझते हैं इन चीज़ों को। देखिए, पहले एग्जाम्पल लीजिए जिसमें आपका 12 साल का लिमिटेशन पीरियड दे रखा है, जो आपका ये ऑर्डिनरी प्रिस्क्राइब पीरियड है 12 साल का। अब ये पर्सन उस समय इनसेन था, इनसेन से सेन होने में लग गया इसको 12 साल, सो हमारा लिमिटेशन पीरियड बिल्कुल खत्म हो गया। सो अब इसकी डिसेबिलिटी सीज होने के बाद अब इसको कितना समय मिलेगा, 3 साल, क्योंकि जो इसका ऑर्डिनरी प्रिस्क्राइब पीरियड था वो बिल्कुल खत्म हो गया। ये तो हो गया सेक्शन 8 का पहला एक चीज़ बता दी आपको, पहले एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए इसमें भी 12 साल का लिमिटेशन पीरियड दे रखा है। अब 12 साल में मान लीजिए ये समय माइनर था, माइनर से मेजर होने में लगा इसको 11 साल, तो 12 में से 11 हटा दिए तो 1 साल बचता है अभी ऑर्डिनरी प्रिस्क्राइब पीरियड का, जो कि 3 साल से कम है। जैसे मैं आपको बताया, देयर रिमेन्स अ पीरियड ऑफ लेस देन 3 ईयर्स फॉर ब्रिंगिंग द सूट। 3 साल से अगर कम है, 1 साल बचता है जो कि 3 साल से कम है। सो इस पर्सन को 2 साल और मिल जाएंगे, तो हो जाएंगे टोटल 3 ईयर्स। तो ये डिसेबिलिटी सीज होने के बाद इसके पास कितना समय बचता है, 3 साल के अंदर अपना ये सूट फाइल कर सकते। चलिए एक थर्ड एग्जाम्पल भी ले लेते हैं जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है इन दोनों एग्जाम्पल से, मतलब ये बिल्कुल ही हटके। देखिए, मान लीजिए जो आपका ऑर्डिनरी प्रिस्क्राइब पीरियड है, मतलब ऑर्डिनरी लिमिटेशन पीरियड आपका दे रखा है 12 साल का, और एक ए पर्सन है जिसका आपका राइट टू सू बन रहा था। कब बन रहा था, उस समय वो ये आपका मान लीजिए इनसेन था, इस केस में इनसेन मान लीजिए। अब ये इनसेन से सेन होने में लगा इसको 6 साल, और जो हमारा ऑर्डिनरी प्रिस्क्राइब पीरियड था वो था 12 साल का। तो अगर हम 12 साल में से 6 साल घटा दें तो बचते हैं उसके बाद 6 साल। कब से, जो आपकी ये उसकी इंसेनिटी खत्म हुई है, मतलब सीज हुई है, उसके बाद से उसको 6 साल मिलते हैं। तो ये 6 साल के अंदर अपने अपना सूट फाइल कर सकता है। तो इसको कोई अब एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड नहीं मिलेगा, क्योंकि अब इसका ऑर्डिनरी प्रिस्क्राइब पीरियड ही खत्म नहीं हुआ है। तो इसको बस 6 साल मिलेंगे, ना कि 3 साल। आई होप आपको ये तीनों एग्जाम्पल से समझ में आया होगा 3 ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है, जो कि मैं आपके कह सकते हैं 3 एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, द लॉ अलाउज द मैक्सिमम 3 ईयर्स फ्रॉम स्टेटेबल कॉज ऑफ एक्शन। अब जो जिस समय से उसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा उस समय से उसको मैक्सिमम बस 3 ईयर्स मिलेंगे, जैसे आपका लॉ में बताया रखा है, जैसे सेक्शन 8 में दे रखा है। एक तो ये चीज़, और द फुल पीरियड फ्रॉम द ऑर्डिनरी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लिमिटेशन, क्या उतना समय मिलेगा जैसे आपका ऑर्डिनरी लिमिटेशन पीरियड दे रखा है आपके शेड्यूल में, उतना समय मिलेगा। कब मिलेगा, देखिए आगे देखिए, विच एवर इज लॉन्गर, जो कि इन दोनों में से लंबा होगा वो उसको मिलेगा, और विच एवर और नहीं, और विच इज मोर एडवांटेजियस टू दी प्लेंटिफ, क्या जो मोर एडवांटेजियस होगा, मोर बेनिफिट देगा प्लेंटिफ को, वो तम समय देंगे। आज इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इफ द ऑर्डिनरी पीरियड वॉज लेस देन 3 ईयर्स द प्लेंटिफ हैज ओनली द ऑर्डिनरी पीरियड एंड नॉट अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेसेशन ऑफ डिसेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या देखिए, जो आपका ऑर्डिनरी प्रिस्क्राइब पीरियड दे रखा था शेड्यूल में, वो 3 साल से कम का दे रखा था, मान लीजिए 2 साल, 1 साल, इनमें से कोई दे रखा था। तो प्लेंटिफ को अब कितना समय मिलेगा उसकी डिसेबिलिटी सीज होने के बाद से, खाली जो आपका ऑर्डिनरी प्रिस्क्राइब पीरियड था वो उतना ही मिलेगा, ना कि हम दे देंगे उसको 3 साल।
तो हमें इस पॉइंट में क्या ध्यान रखने की जरूरत है। मान लीजिए जो आपका ऑर्डिनरी प्रिस्क्राइब पीरियड है वो 3 साल से कम का दे रखा है, मान लीजिए 2 साल के 1 साल, तो हमें उस पर्सन को अगर उसकी डिसेबिलिटी सीज होती है तो बस हम 2 साल दे सकते हैं कि 1 साल, 3 साल तो दे ही नहीं सकते कि हमारा शेड्यूल में ऐसा दे ही नहीं रखा है 3 साल, खाली 2 साल दे रखा है, तो क्या बस 1 साल। बट ये फोकस ध्यान रखिएगा इस वर्ड का, ऑर्डिनरी प्रिस्क्राइब पीरियड अगर 3 साल से कम है तो हम बस उससे कम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा दे ही नहीं सकते। अगर आपको सेक्शन 8 समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।